जी, तो बात हम लोग कर रहे थे अर्नड इनकम के बारे में कि ये वो इनकम होती है जो आप लोग एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके आते हैं। एक आपको जो मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया था कि जब इनकम रिसीव करो तो उसको एज एन इनकम ही रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद आपको मैंने कहा था बाय द एंड ऑफ ईयर जब आपको पता चलेगा कि आपने ये काम अभी नहीं किया तो फिर आप लोग एडजस्टिंग एंट्री डाल दें अर्नड इनकम की, जिसमें मैंने आपको एंट्री पास करा दी थी इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। तो ये तरीका हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है कि जब आपने रिसीव किया और आपको पता है कि अभी मैंने काम किया ही नहीं हुआ तो आप लोग उसको फौरी तौर पे लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर दें। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि पहले आपने लाइबिलिटी बुक की होगी, बाय द एंड ऑफ ईयर जितना काम कर चुके होंगे उतनी इनकम रिकॉर्ड कर लें, बाकी ऑटोमेटिकली अनअर्न्ड रह जाएगी। यानी अगर हम लोग इसकी एंट्रीज देखें यानी जब आप इनकम रिसीव करेंगे तो कैश या बैंक आपका बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा, लेकिन आप लोग इनकम को ना क्रेडिट करें। ठीक है, यानी ये जो आपने इनकम रिसीव की ये एक्चुअली इन एडवांस रिसीव की हुई है ना, तो आप डायरेक्ट क्रेडिट कर लें अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, यानी जब आपको कलेक्शन हो उस वक्त आप एंट्री पास कर दें बैंक डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। जब आप लोगों का ईयर एंड आए और आपको पता चले कि जी मैंने अब इतने रुपए का काम कर दिया, तो फिर हम लोग कहेंगे अब ये लायबिलिटी अपनी कम करें। तो लायबिलिटी कम करने के लिए अनअर्न्ड इनकम डेबिट हो जाएगा और अब उसको अपनी इनकम बना लें, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो इसमें ना रिवर्सल एंट्री डालने की कोई ज़रूरत है, ठीक है, ना बाद में आप लोगों को फर्दर कोई एडजस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल आप लोग कलेक्शन पे ये एंट्री क्या करें और जब अर्न कर लिया करेंगे उस वक्त ये एंट्री कर दें। आम तौर पे तो हम ईयर एंड मैंने लिख दी है, लेकिन जैसे जैसे काम होता जाए आप साथ साथ ही एंट्री पास कर सकते हो। जैसे पहले महीने में पता चला मैंने 5,000 रुपये का काम कर दिया है, तो पहले महीने के एंड पे मैं ये एंट्री डाल दूं 5,000 से। अगले महीने के एंड पे पता चला 12,000 का और काम कर दिया, तब आप फिर ये एंट्री पास कर दें 12,000 से। तो मतलब जब भी इनकम अर्न कर लेंगे तो आप लोगों की ये एंट्री डला करेगी। ठीक है, ये ईयर एंड पर भी हो सकती है और अगर उसने कोई स्पेसिफिक डेट बता दी ना कि यहाँ तक मैंने इतने रुपए का काम कर दिया है, आप उस डेट पे भी ये एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये आ जाता है इसका सेकंड मेथड। एग्जाम्पल जरा 5 निकालें, पेज 137। जी कह रहे ज़हरा सबलेट पार्ट ऑफ हर फैक्ट्री बिल्डिंग to a tenant on monthly rental of rupees 10,000 on February 1, 2020. It was agreed that rent would be increased annually by 10%. Her business has 31st December year end. During the year ended December 2020, she received rent 1,42,000. That is rent of January to March. It was received in advance. During the year ended December 2021, The received rent 1,10,000, that is rent of January, was received in advance.
रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 एंड 21 डिटर्मिन अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कितनी लिखोगे, सिंगल अकाउंट की मदद से कहता है फाइंड आउट कर देना। आगे आपको कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट एडवांस रिसीट आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम, यानी जो कल वाला मेथड था उसके मुताबिक कहते हैं एंट्रीज करो। और लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट एडवांस रिसीट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज अर्नड इनकम, यानी इस वाले मेथड की बात कर रहा है। तो अब इसका थर्ड पार्ट जरा हम करते हैं, यानी इस वाले मेथड के मुताबिक। तो आपको मैंने कहा इस मेथड में जब आप रिसीव करेंगे उस वक्त आप लायबिलिटी बुक किया करेंगे और ईयर एंड पे जितनी इनकम अर्न कर ली होगी उसको इनकम शो करा दे, बाकी लायबिलिटी में खुद ब खुद रह जाएगी। अब इसके मुताबिक हम लोग इसकी एंट्रीज करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और इसकी सी रिक्वायरमेंट जी। अब उसने आपको कहा था ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2020 शी रिसीव रेंट इन एडवांस। अच्छा, इसका ना इसको जब 2020 की मैं एंट्रियां करूंगा, इसने रेंट रिसीव किया, क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक डेबिट और अनअर्न रेंटल इनकम क्रेडिट। अब कहते हैं इसने पैसे कितने रिसीव किए हैं? 142। अच्छा, मैं 000 में फिगर ले रहा हूं। अच्छा जी, अब जब आ गया होगा दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2020, तो उसने कहा था ये जो रेंट मिले ना 142, ये जनवरी से लेके अगले साल मार्च तक का मिल गया। ठीक है, यानी जनवरी से लेके मार्च अगले साल तक का ये रेंट है। यानी 1 जनवरी 2020 से शुरू होके 31 मार्च 2021, तो कितने महीने बन गए? 15 महीने। तो ये 15 महीने की रेंट की कलेक्शन है। क्या पूरा पीरियड आपका रेंटल इनकम सेम रह रही है? नहीं। उसने आपको क्या कहा था? हाँ जी, कि 10% इंक्रीज आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहे कि उसने सबलेट किया था 10,000 के ऊपर 1 फरवरी को। अच्छा, फरवरी 20 में उसने किराए पे दिया था और कह रहे कि जो रेंट आपको मिला, शी रिसीव रेंट 1,42,000, दैट इज रेंट फ्रॉम जनवरी टिल मार्च 21 वॉज रिसीव इन एडवांस। अच्छा, कह रहे इसमें 3 महीने का रेंट आपको एडवांस मिला हुआ है। अब सर ये तो रेंटल इनकम है, कौन सी अनअर्न्ड होगी? ये सारी तो अनअर्न्ड नहीं है फर्स्ट रेंट। हमने कहा था इनिशियली जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बुक करेंगे? लायबिलिटी, यानी ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं ना सारे। हाँ, यानी जब मिलेगी उस दिन तो नहीं ना सारा इनकम। मतलब फर्ज करें आज आपने मुझसे घर किराए पे लिया और पूरे साल का मुझे किराया पकड़ा दिया, क्या वो आज ही मेरी इनकम बन जाएगी? नहीं। तो आज जब मैंने कलेक्शन की तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक हमने कल पढ़ा था कि इनकम बना लो, लेकिन फिर ईयर एंड पे जाके मैंने कहा था एडजस्टमेंट डालना, जितना नहीं किया उसको अनअर्न्ड शो करा दो। वो एक मेथड है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब मुझे पता है यार एडवांस मिला है तो मैं इसको पहले लायबिलिटी लिख लूं। जब वक्त गुजरेगा जितना जितना इनकम अर्न करता जाऊंगा उसको इनकम शो कराता रहूंगा। वो फिर इस तरह कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब आप लोगों का जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर, तो अब आप लोगों को अपनी इनकम शो करनी चाहिए। तो अब हम लोग एंट्री कर देंगे अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट
और रेंटल इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब हमें इनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी। उसने कहा था कितना पर मंथ किराए पे जगह चढ़ाई है? 10,000। और कब चढ़ाई है? तो फरवरी से 31 दिसंबर, 11 महीने बनते। तो 1,10,000 आप अपनी इनकम शो करा लो। अब देखिए, आपने लायबिलिटी पहले कितनी बुक कर ली थी? 142। जब उसमें से 1,10,000 इनकम शो हो गई तो 32,000 खुद ही लायबिलिटी में रह जाएगा। तो इस तरह एंट्री करने का फायदा ये होता है कि आप लोगों को ईयर एंड पे एक तो जो रूटीन में हमने एंट्री पड़ी थी और अगले जाके रिवर्सल करना पड़ती थी, उससे आप लोग थोड़ा बच जाते हैं। कहते हैं कि दोबारा फिर आपको रेंट रिसीव हुआ 2021 के पीरियड में जाके 1,10,000, यानी 2021। अब डेट नहीं बता रहा इसलिए मैं 2021 ही खाली लिख रहा हूं। जब फिर आपने कलेक्शन की, फिर आप एंट्री क्या कर लोगे? बैंक डेबिट अनअर्न, हाँ जी, रेंटल इनकम क्रेडिट। अब कितने पैसे मिले? 1 लाख। आगे अब कह रहे ये इसमें रेंट जो है ना ऑफ जनवरी, कह रहा है वो एडवांस मिला हुआ है। अच्छा, अब जब आप लोगों का ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 2021, तो अब क्योंकि साल गुजरा, फिर इस साल भी तो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? अनअर्न रेंटल इनकम डेबिट और इनकम यानी रेंटल इनकम क्रेडिट। अब आप लोगों को रेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब वो रेंट हमने कब से कब तक का लेना है? 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। इस पीरियड का मुझे रेंट चाहिए। पिछले साल फरवरी में आपने बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई थी, ठीक है? और आप लोगों ने कहा था रेंट होगा 10,000 पर मंथ, और साल के बाद ये 10% बढ़ के 11,000 हो जाएगा। इसका मतलब पिछले साल जब आपने फरवरी में जगह चढ़ाई तो वो पूरा साल यानी 10,000 पर मंथ रेंट कब तक चलना था? जनवरी तक। इसका मतलब जो जनवरी 21 का महीना है वो आपका रेंट कितना होगा? 10,000। लेकिन फरवरी से आपका रेंट बढ़ गया था। इसका मतलब फरवरी से लेके दिसंबर तक आपका पर मंथ रेंट कितना हो गया? 11,000। अब एक महीने का रेंट आप निकालोगे 10,000 रुपये के हिसाब से और 11 महीनों का रेंट निकालोगे 11,000 के हिसाब से। इसका टोटल रेंटल इनकम कितनी आ जाएगी? तो ये वाली जब आप एंट्री डालोगे तो कितने से डलेगी? 131। जी क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये इसका ना दूसरा तरीका था एंट्रीज पास करने का, कि जब आप लोग रिसीव करो
तो उस वक्त आप उसको क्या शो करा दें, अनअर्न्ड इनकम, लाइबिलिटी बना लें, और जैसे जैसे इनकम अर्न करते जाएं उसको इनकम फॉर द ईयर रिकग्नाइज करते रहा करें। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट बनने तो उसी तरह दो ही हैं इसमें भी। अब अगर इसके फर्ज करें मैं अकाउंट बनाता तो कौन कौन से दो अकाउंट बनने थे, अनअर्न्ड रेंटल इनकम और दूसरा बनना था रेंटल इनकम। जब आपको पैसे मिले थे उस वक्त आपने लायबिलिटी बनाई थी ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे आप बैंक के नाम से लिख लोगे 1,42,000। ठीक है, ये 000 में ही हम फिगर्स ले रहे हैं। जब ईयर एंड आया तो आपने कहा कि हमने 110 की इनकम अर्न कर ली, क्या वो अनअर्न्ड रही? तो अनअर्न्ड को कम करने के लिए 31 दिसंबर को इसकी डेबिट साइड पे हम लिख देंगे रेंटल इनकम के नाम से। और वो अमाउंट आपने निकाली थी 110, और इनकम इंक्रीज होगी तो इसकी क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे अनअर्न्ड इनकम के नाम से। अब चूंकि ईयर एंड आ गया, अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटी का अकाउंट है 142, इसका बैलेंस आपके पास बच गया 32। लेकिन ये चूंकि इनकम का अकाउंट था, किस में क्लोज हो जाएगा? तो SOCI में आप इसको क्लोज कर दो। अब जैसे ही अगला दिन आएगा तो आप इस बैलेंस को कर लेंगे ब्रॉड डाउन। अब इस साल उसने कहा था फिर कलेक्शन हुई 1,10,000 की, तो फिर लायबिलिटी की क्रेडिट साइड पे लिख लें बैंक के नाम से 1,10,000। ईयर एंड पे हमने कहा कि हमने 131 अर्न कर ली है, तो जितनी अर्न कर ली वो फिर इनकम को ट्रांसफर कर देंगे। तो रेंटल इनकम कितना, 131। तो ये इनकम की किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। फिर ईयर एंड आ गया, दोबारा अकाउंट क्लोज कर लें। इधर का टोटल बन रहा है 142 और इसका आ गया बैलेंस कैरी डाउन 11। और ये चूंकि इनकम थी, ये फिर SOCI में क्लोज कर देंगे। उसने आपको कहा था कितने अरसे का रेंट एक्स्ट्रा मिला हुआ है, नहीं 2021 में जब मिला हुआ है एक्स्ट्रा, जनवरी 1 महीने का एक्स्ट्रा था ना, तो आप लोगों का जनवरी का किराया बढ़ के कितना हो चुका हुआ था, तो इसका मतलब आपका अर्नड इनकम 11,000 आनी चाहिए। तो उधर आप देखें उसका कैरी डाउन कितना निकला है, 11 ही निकला है। ठीक है, तो बताने का मतलब ये था कि
अगर कभी एग्जामिनर ने एंट्रीज पूछी हो फिर तो आपको एंट्रीज ही करनी पड़ेंगी। ज्यादातर आपका एग्जामिनर ना एंट्रीज नहीं मांगता, वो आपसे सीधा कहता है यार इनकम तो निकाल के बताओ कितनी होगी। तो उसका आसान तरीका होता है जो आपका ईयर एंड हो उसकी डेट्स लिखें, जैसे यहां मैंने लिखी थी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब इस दौरान जिस जिस रेट से अमाउंट ऑफ इनकम या एक्सपेंस बनती वो लिखते जाएं। जैसे यहां पर उसने आपको कहा था कि जनवरी से दिसंबर तक आपका रेंट सेम ही रहा था, तो मैंने देखें 10,000 के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल दी थी, यानी 11 महीनों का 10,000 के हिसाब से 1,10,000। लेकिन जब अगला साल 21 वाला आया था तो आपने कहा था इसमें जनवरी का रेंट तो 10,000 था लेकिन उसके बाद हमारा रेंट बढ़ गया था, तो मैंने जनवरी का रेंट 10,000 के हिसाब से लिया और जिन महीनों का रेंट बढ़ गया था उसका इंक्रीज के हिसाब से लिया। तो अक्सर एग्जामिनर ना आपसे ये फिगर मांगा करेगा कि जी बताओ इनकम कितनी होगी। तो अभी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज कैसे आते हैं। जी यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, जैसे आप लोगों को लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था कि कई दफा एक ही एक्सपेंस का एक्रूड भी आ जाता है और प्रीपेड भी आ जाता है। मतलब आपका एक्सपेंस एक्रूड भी हो सकता है और एट अ टाइम प्रीपेड भी हो सकता है, तो आपका ने कहा था इनका कंबाइंड अकाउंट बनाना पड़ जाता है। इसी तरह इधर भी हो सकता है इनकम के लिए कि एट अ टाइम आपकी इनकम में एक्रूड इनकम भी हो और अनअर्न्ड इनकम भी आ जाए। मसलन मेरी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने किराए पे दी हुई हैं। मेरा एक किराएदार मुझे एडवांस में किराए पकड़ा जाता है, एक जो है वो पीरियड खत्म होने के बाद दिया करता है। ठीक है, अब जो मुझे एडवांस में पकड़ा के जाता है वो मेरे लिए क्या बनती होगी? अनअर्न्ड इनकम। और जो मुझे कहता होगा बाद में दूंगा वो एक्रूड इनकम बनती होगी। है तो रेंटली लेकिन कुछ अनअर्न्ड और कुछ एक्रूड, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं इसका कंबाइंड अकाउंट बनाओ। तो अब हम जरा वो देखते हैं कि अगर इनकम्स का कंबाइंड अकाउंट बनाना पड़े तो कैसे बनेगा। इसका अगर इस मेथड से आप सिंगल अकाउंट बनाते हैं तो नाम तो उसका हम लोग इनकम अकाउंट ही रखेंगे, यानी जैसे अगर रेंटल है तो रेंटल इनकम। अब इस पैटर्न में हम लोग जब रिसीव करते थे तो उसको क्या शो कराते थे? लायबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग जब कलेक्शन होगी तो लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड पे ही। अब कितने पैसे आपको मिले थे? 142। अब ईयर एंड पे जाके आपको मैं कहूंगा कि देखें इसमें एडवांस कितना शामिल है, यानी कितनी अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि अनअर्न्ड आपके लिए एसेट होगा लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका निकालूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब आप लोगों ने मुझे कहा कि इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीनों का रेंट एक्स्ट्रा शामिल है। जनवरी का रेंट तो 10,000 था लेकिन फरवरी से रेंट कितना हो गया हुआ था, तो इसका 32 आपका अनअर्न्ड पड़ा है। तो यहां पे मैं कैरी डाउन में लिख दूंगा 32। अब जब आप इसको क्लोज करोगे 142 तो एसोसिएट में कितना चला गया? 110। ठीक है, अगले साल इसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे? ब्रॉड डाउन। फिर आपको पैसे मिले। अब इस साल कितने पैसे मिल गए थे? 110। ईयर एंड पे फिर आपको मैं कहूंगा निकाल लो इसका बैलेंस कैरी डाउन। अब कितने महीनों का एक्स्ट्रा रेंट आया हुआ है? सिर्फ जनवरी का, और वो भी कितना हो चुका हुआ है, तो इसका कैरी डाउन 11 आ जाएगा।
अब इधर का टोटल 142 इधर भी आना चाहिए 142, तो 131 SOCI को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो पहले साल की इनकम कितना बन रही 110 और दूसरे साल की 131। उधर भी देखें क्या रिजल्ट निकले थे, ये निकले थे आप लोगों के। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंबाइंड अकाउंट। नाम तो इनकम रखा जाएगा, अब आपको ने कहा इनकम एक्रूड भी हो सकती है और अनअर्न्ड भी हो सकती है। अगर एक्रूड इनकम हो तो इसकी क्या नेचर होती है? हाँ, ये आपके लिए एसेट होता है, और अगर अनअर्न्ड हो लायबिलिटी। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? तो इसका मतलब जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा ना एक्रूड इनकम का, वो इसकी डेबिट साइड पे, तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आ रहा होता है ना। इसी तरह अनअर्न्ड आप लोगों ने कहा लायबिलिटी है, इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन अनअर्न्ड, तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। देन जब कलेक्शन होगी तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो इनकम की किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। अब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ जाएगी इनकम फॉर द ईयर। तो यहां से हम इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह के एमसीक्यू अक्सर आपके पेपर में आते हैं, जिसके अंदर ना एक ही चीज का एक्रूवल भी दे देगा, अनअर्न्ड भी दे देगा। कभी आप लोगों को इनकम की फिगर खुद बता देगा और आपसे कहेगा बताओ कलेक्शन कितनी हुई थी, और कई दफा कलेक्शन की फिगर बता देगा और पूछेगा बताओ इनकम कितनी हुई थी। देखें 6 चीजें आ रही ना, इसमें अगर मैं 5 कोई सी बता दूं तो छठी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो इसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, कलेक्शन भी हो सकती, इनकम भी हो सकती। तो जो एक चीज मिसिंग हो यहां से ट्रेस हो सकती है। तो जब कभी भी लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हो ना कि जी अनअर्न्ड का ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, कलेक्शन इतनी, तो एक शॉर्टकट आप लोग याद रख लें कि लेजर बना के फिगर निकलना होती है। ठीक है, ताकि आप लोग उसका टी काउंट फौरन बनाएं, वैल्यूज लिखें और जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट कर दिया करें। अब पहले हम इस कंबाइंड अकाउंट का एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 निकालिएगा।
जी, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जी, कह रहे बोन्स ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज विच ही रेंट, सम टेनेंट पे इन एडवांस एंड सम इन एरियर्स। जी, कह रहे आपका प्रॉपर्टीज हैं जो आपने किराए पे दी हैं, कुछ टेनेंट आपके एडवांस में किराया देते हैं, कुछ इन एरियर, एरियर मीन पीरियड खत्म होने के बाद देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2013 रेंट कलेक्टेड वाज 229500, इतनी कलेक्शन हुई इस साल। कह रहे रेंट रिसीवेबल एंड पेड इन एडवांस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट्स वर एज फॉलोज। 2012 के भी उसने आपको बैलेंसेस बता दिए, 2013 के भी बता दिए। आपका करंट ईयर है 2013, तो जो 12 के बैलेंसेस हैं वो 13 के लिए क्या होंगे? ओपनिंग। और जो 13 के क्लोजिंग बता रहा है वो 13 की क्लोजिंग है। आगे आपको कह रहे रिक्वायर्ड के अंदर कह रहे डिटरमिन द रेंटल इनकम यूजिंग सिंगल अकाउंट, ठीक है। और फिर कह रहा है इसकी वजह से एंट्रीज अगर पास करनी है तो वो भी करें। तो बहरहाल अभी हम लोग मेन इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अकाउंट की, तो अकाउंट बना के हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, रेंटल इनकम। अच्छा, आपने मुझे कहा 2012 के जो बैलेंसेस हैं ये ओपनिंग है। उसने कहा था रेंट ओड बाय टेनेंट्स, कि आपके टेनेंट्स ने आपके पैसे देने हैं, यानी आपके लिए रिसीवेबल है। एक्रूड इनकम के अनअर्न्ड, एक्रूड तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? तो इसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं 34,200। अच्छा, कह रहे रेंट प्रीपेड, कह रहे एडवांस में मिला हुआ है, तो ये आपके लिए क्या होगा? अन, तो ये है 20,700। इसी तरह 2013 की वैल्यूज पे आ जाए। उसने कहा रेंट ओड बाय टेनेंट्स, यानी एक्रूड का क्लोजिंग 40,500। और एडवांस यानी अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का उसने क्लोजिंग बता दिया 15,300। ऊपर उसने आपको बताया था ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर आपको कलेक्शन हुई है 229500। ये उसने डेटा देके उसने कहा था फाइंड रेंटल इनकम। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, तो इधर का टोटल देखिए कितना बन रहा है। $290 200 290,700। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर निकालें। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये कहाँ से आई वैल्यू? क्वेश्चन पे देखें 2013 की उसने फिगर्स दी हैं आपको, ये क्लोजिंग है। एक्रूड इनकम आपका एसेट होता है, कौन सा बैलेंस होता है इसका? डेबिट। तो क्लोजिंग तो उल्टी साइड पे लिखा जाता है, तो अगर डेबिट है तो किस साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड, इसलिए उन्होंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया था। इसी तरह अनअर्न्ड लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्लोजिंग है तो उल्टी साइड पे लिखेंगे, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया ना जी।
हाँ जी, पार्ट बी आप लोग ट्राई कीजिएगा। एंट्रीज उसने पूछी, कह रहा है प्रिपेयर एंट्रीज फॉर द ईयर दिसंबर 13 ऑन एडवांस रिसीट ऑफ रेंट बोन्स क्रेडिट टू इनकम। कह रहा है जब पैसे मिलेंगे ना उस वक्त इनकम ही शो करना। हमने दो मेथड पढ़े थे ना कि या अनअर्न्ड शो कर देना, तो कह रहा है इनकम ही शो करना, इस हिसाब से कहता है एंट्रीज करनी। तो इसका ना जब आपको कलेक्शन हुई होगी 229500, उसको आपने क्या लिखा होगा, बैंक डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, तो उस हिसाब से उसने एंट्रीज करने को कहा है। किस चीज को? सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? देखें उसने यहाँ पे ना रिवर्सल एंट्री नहीं डाली। आप लोगों को मैंने कहा था जो हम रिवर्सल एंट्री डालते हैं उसका मकसद क्या होता है कि जब कल को पैसे मिले या इनकम बुक करें तो आपको ख्याल ना रखना पड़े कि यार ये मुझे पिछली दफा वाले पैसे मिल रहे हैं कि नए वाले मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने रिवर्सल एंट्री ना डाली तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो कलेक्शन हुई इसमें पिछले वाले कितने मिले और इस दफा वाले कितने मिले। अब मसलन यहां पे आपका शुरू में रिसीवेबल कितना था, 34,200। अब आज आपको पैसे मिले इतने। अब इसका मतलब मैं क्या ज्यूम करूंगा, इसमें 34,200 पुराने वाले मिले, बाकी नए वाले मिले। जो पुराने वाले मिले उससे तो एसेट क्रेडिट होना चाहिए, जो नए वाले मिले वो तो इस साल की इनकम बननी चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस करके बाकी अमाउंट इनकम शो करेगा। लेकिन ये तब होगा अगर आप रिवर्सल एंट्री नहीं पास करते। अगर रिवर्सल एंट्री पास करो फिर इसकी जरूरत नहीं होती। मसलन आपको मैंने कहा था कि पुरानी जो बुक थी ना आप लोगों की, उसमें उसने रिवर्सल एंट्री को प्रॉपर डिस्कस किया हुआ था और एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नए के अंदर उसने मिक्स कर दिया है, कुछ में रिवर्सल एंट्री है कुछ में नहीं है। अब मैं जरा कंपैरिजन में एक साल की एंट्री करने लगा हूं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। एक में विद रिवर्सल एंट्री करते हैं, एक विदाउट रिवर्सल एंट्री। ठीक है, दोनों तरीकों से हम देखते हैं एंट्रीज पे फर्क क्या पड़ना था। देखें साल के शुरू में ये अमाउंट आपकी रिसीवेबल थी, तो जैसे साल का पहला दिन आएगा रिवर्स करना पड़ता है ना। तो अगर आप रिवर्स करोगे तो एक्रूट रेंटल इनकम, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा 34,200 से, और इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट, यानी रेंटल इनकम जो है 34,200 से। ये आपकी एंट्री डल जाएगी 1 जनवरी 2013। अब 2013 में जब आपको कलेक्शन होगी तो आप एंट्री क्या कर दोगे, बैंक डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब वो अमाउंट जितने भी पैसे मिल गए 229500। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार आप लोग इस साल की इनकम कितनी बनेगी, तो इनकम क्रेडिट कितने से हुई थी, 229500 से, लेकिन डेबिट कितने से हो गई थी, 34,200 से। तो इनको जरा नेट करके देखें आपकी इनकम फॉर द ईयर कितना बनी। जी 1953 तो ये आपकी बनती है इनकम अगर मैं रिवर्सल के साथ एंट्रीज करूं। ठीक है, यानी मैंने बस ये दो फिगर लिए, बाकियों को मैंने फिलहाल छोड़ दिए।
अच्छा, अगर आप विदाउट रिवर्सल करें तो क्या ये रिवर्सल एंट्री होनी थी? नहीं। लेकिन फिर जब कल को आपको पैसे मिलने थे ना, तो बैंक आपने डेबिट करना था 229500, तो क्या ये सारी साल की इनकम हो जानी थी? नहीं, मैंने आपको कहना था यार वो जो पुराने रिसीवेबल हैं उसको तो ख़त्म करो, कुछ तो पुराने पैसे मिले होंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ना था? एक्रूड रेंटल इनकम, इसको क्रेडिट करना पड़ता 34,200 से, और बाकी को आप अपना शो कराते रेंटल इनकम। ठीक है, अब वो जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे, गेन अमाउंट क्या आ जाएगी? 195,300। तो वो जो माइनस करके कर रहे हैं ना, वो दरअसल उसने रिवर्सल एंट्री नहीं डाली हुई। अगर आप रिवर्सल एंट्री डालोगे तो फिर सिंपल ही एंट्री होगी। अच्छा, अब इसकी जरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 7 पे आए। अब हम लोगों ने ना चारों चीजें डिस्कस कर ली, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस। अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जिस चीज का भी होगा हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो एग्जांपल 7, एग्जांपल 1 करवा देना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। एग्जांपल 1 पेज नंबर बोलो। 127 जी निकालें, पेज 127, एग्जाम्पल नंबर 1। जी कह रहा है आसिफ सेटअप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016, बिजनेस हैज 31 दिसंबर ईयर एंड। जी आपको कह रहे हैं जनवरी 2016 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दिसंबर आपका ईयर एंड हुआ करेगा। बिजनेस एक्वायर टेलीफोन सिस्टम ऑन फरवरी 1, 2016। कह रहे हैं 1 फरवरी को आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग में टेलीफोन लगवा लिया। टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद कह रहे हैं आप लोगों ने अपना टेलीफोन का बिल पे करना है। इन एरियर्स का क्या मतलब हुआ? हाँ, यानी 3 महीने गुजर जाएंगे उसके बाद जमा कराना है। जब आपने फरवरी में टेलीफोन लगवाया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल के बाद जाके आप इसका रेंट पे करोगे या 30 अप्रैल को पे करोगे। इसी तरह फिर अगले 3 महीने जब गुजरेंगे उनका पे होगा। तो इस तरह उसने आपको अपना सिस्टम बताया। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ्स इन एरियर एंड टेलीफोन इनवॉइसेस रिसीव्ड आर एज फॉलोज। कह रहे ये 3 बिल मिले हमें ईयर 1 में। कह रहे 30 अप्रैल को बिल मिला और ये फरवरी से लेके अप्रैल तक के महीनों का था 5,000। कह रहे 31 जुलाई को फिर बिल मिला। अब ये 3 महीने का था, कौन से थे? मई, जून, जुलाई। कह रहे 31 अक्टूबर को फिर बिल मिला और ये 3 महीने कौन से हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसका मतलब अक्टूबर तक का बिल पे हो गया। अब अगला बिल पे होना नेक्स्ट ईयर जनवरी में जाके, और वो किन 3 महीनों का होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर, दिसंबर ये इस साल का बनता है कि अगले का बनता है? इस साल का। तो इनका तो बिल इस साल बुक होना चाहिए और पैसे दिए कोई नहीं। इसका मतलब मुझे 2 महीनों की एक्रूड एक्सपेंस की फिगर रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसकी फिगर पता होनी चाहिए। अब उसके लिए देखिए नीचे क्या बता रहा है। कह रहे एट 31 दिसंबर 2016, कह रहे जब हमारा ईयर एंड आया ना 2016, क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,000। कह रहा मैंने अंदाजा लगाया यार कोई 9,000 बिल होगा 3 महीनों का। अच्छा, अब 3 महीनों का 9,000 होगा तो 2 महीनों का कितना होगा? तो यहां से मुझे 6,000 एक्रूड एक्सपेंस की फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहे कि अगला साल जब जनवरी आया तो एक्चुअल बिल पहुंच गया। कह रहा वो बिल एक्चुअली निकला कितने का? 9,500। हमने क्या अंदाजा लगाया हुआ था? 9,000। ये जो आप अंदाजा लगाते हैं ना, इसे कहा जाता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। आगे इंशाल्लाह कैफ में आप लोग जाके पढ़ोगे
कि स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि एस्टिमेट्स का रिव्यू किया करो बाद में, और अगर कभी लगे ना यार फिगर चेंज होगी तो बस अगले साल उसकी एडजस्टमेंट डाल दिया करो, पीछे जो कर चुके उसको इग्नोर कर दिया करो। अब मैंने देखे 9,000 के हिसाब से 6,000 बिल निकाला था, वो बन 9,500 गया, तो इसका अंदर वो 6,000 एक्सपेंस तो नहीं रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि बस पीछे जो रिकॉर्ड कर दिया उसको छोड़ दो, अब वो जो 500 एक्स्ट्रा पड़ा है ना वो इस साल अपना एक्सपेंस शो करा देना। तो इसलिए हम वो 6,000 की फिगर को री एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको 6,000 के हिसाब से लिखा रहने देंगे। अच्छा, आगे फिर कह रहे हैं आपके पास बिल आए, अब वो आखिरी बिल देखें कब तक का वैलिड था, अक्टूबर 2017। हमारा तो ईयर एंड दिसंबर होता है, फिर 2 महीने रह गए, नवंबर दिसंबर, ठीक है। उसके लिए फिर नीचे वाली लाइन पढ़ें, कह रहा है 31 दिसंबर क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,500। कह रहा है फिर हमने एक्सपेक्ट किया कि 3 महीनों का बिल 10,500 होगा। अब रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट टेलीफोन एक्सपेंस फॉर द 2016 एंड 17 यूजिंग सिंगल अकाउंट। कह रहे सिंगल ही अकाउंट बनाओ और आप एक्सपेंस की फिगर निकाल दो। आगे कह रहे हैं एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन अंडर द 2 अकाउंट सिस्टम। कह रहे हैं 2 अकाउंट्स के मुताबिक एंट्रियां करो, और आगे कह रहे हैं प्रीपेड लेजर अकाउंट अंडर 2 अकाउंट सिस्टम। ये रिवर्सल 6,000 भी डालेंगे। हाँ जी, अब वो वही मसला है, अगर रिवर्सल के थ्रू कर रहे हो तो फिर इस तरह एंट्रियां होंगी, विदाउट रिवर्सल कर रहे हो तो फिर इस तरह होंगी। जी, अब पहली रिक्वायरमेंट ने आपसे कहा था सिंगल अकाउंट के साथ आप लोग कैलकुलेशन करें। अगर सिंगल अकाउंट बनाएंगे तो उसका नाम तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट ही होगा। जी, अब जब आप बिल की पेमेंट करते थे आप एंट्री क्या करते होगे, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो पहली दफा आपने बिल कब पे किया, ठीक है, ईयर 1 के अंदर कह रहा है 30 अप्रैल 2016 को। अगला कब पे किया था, 31 जुलाई। उससे अगला 31 अक्टूबर। तो ये बैंक के नाम से फिगर रिकॉर्ड होती जाएंगी। अब पहला बिल था 5,000, अगला बिल था 7,500, उससे अगला बिल था 8,500। अब आ गया ईयर एंड 31 दिसंबर। जब दिसंबर आया तो मुझे पता चला नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का तो बिल पे नहीं किया हुआ। ये आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी एक्रूड एक्सपेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है। तो 31 दिसंबर 16 इस साइड पे मैं लिख दूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब उसने कहा था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 महीनों का बिल 9,000, अगर डिवाइड बाय 3 करूं तो 1 महीने की अमाउंट निकल आएगी, और मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो 2 महीनों की निकल आएगी। अब आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो। अब टोटल देखिए क्या आ रहा है, 27। तो 31 दिसंबर 2016 SOCI यानी आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया, 27,000। अब अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2016 आप बैलेंस को कर लोगे ब्रॉड डाउन। अच्छा, सिंगल अकाउंट में क्या रिवर्सल वगैरह की एंट्रियां डलती नहीं,
अच्छा, उसके बाद फिर कलेक्शन पेमेंट शुरू हो गई। अब पहली पेमेंट आपने कब की? 31 जनवरी को। उसके बाद 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर। अच्छा, अब इन चारों को हम बैंक के नाम से लिख लेंगे। जी, अब पहली अमाउंट है 9,500, अगली अमाउंट है 9,500, उससे अगली और उससे अगली। अच्छा जी, अब आ गया 31 दिसंबर 2017 और फिर मुझे पता चला नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का तो अभी तक पे ही नहीं किया। अगेन एक्रूड लाइबिलिटी बनी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्लोजिंग उसका डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 महीनों का रेंट कितना होगा? अभी अगर 10,500 3 महीनों का होगा तो आप 2 का निकाल सकते हैं, 7,000। अब आप इस अकाउंट को फिर क्लोज कर लें तो टोटल देखिए क्या आ गया, 46,000। तो 31 दिसंबर 2017 SOCI बैलेंसिंग फिगर 40,000। तो उसने कहा था सिंगल अकाउंट बना के एक्सपेंसेस की फिगर निकालना। तो पहले साल का एक्सपेंस ये आ गया और दूसरे साल का एक्सपेंस ये आ गया। आगे उसने आपसे क्या कहा था? प्रिपेयर एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, कह रहे हैं इनकी एंट्रीज करो। अब 1 साल की अगर हम लोग पहले एंट्रियां देखें तो आपको पता है जिस दिन पेमेंट करते हैं उसी दिन एंट्री डलती है ना। तो आप लोगों ने पहली पेमेंट कब की थी? 30 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट एंट्री की 31 जुलाई को, फिर 31 अक्टूबर को और 31 दिसंबर। आप पहले ये एंट्रियां कर लेते हैं। देखें, आप लोगों ने पेमेंट की थी तो आपने एंट्री क्या किया होगा? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। इधर भी आपकी एंट्री हुई होगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। इधर भी सेम टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब पहले वाले की एंट्री थी 5,000, फिर आपकी एंट्री आई थी 7,500 और फिर 8,500। उसके बाद आप लोगों का आ गया था ईयर एंड। जब ईयर एंड आया तो आप लोगों ने एक्रूवल की एंट्री डाली तो एक्सपेंस तो हो जाएगा डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। और ये अमाउंट हमारी निकली थी 6,000। अब अगर हम रिवर्सल के थ्रू एंट्री डालें तो जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा 1 जनवरी 2017 तो इस एंट्री का रिवर्सल डालना पड़ जाएगा। अब वो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? एक्रूड एक्सपेंस डेबिट और टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट। अब फिर आप लोगों ने पेमेंट शुरू की, पहले 31 जनवरी 2017, उसके बाद 30 अप्रैल को, उसके बाद और उसके बाद। अच्छा, अब ये आप लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। अब पेमेंट्स करते वक्त क्योंकि मैं रिवर्सल एंट्री डाल चुका हूं ना, अब मुझे इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं पुराने पैसे दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। सिंपल मैं एंट्री क्या कर दूंगा? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसी तरह इसकी एंट्री भी हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट
बैंक क्रेडिट, और इसकी भी एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब ये वाला बिल कितने का आया था? 9,500। अगला बिल, उससे अगला बिल अच्छा, उसके बाद इधर भी आपने पेमेंट की तो आपने एंट्री की होगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये कितने का? 10,000। अब आप लोगों का आ गया फिर ईयर एंड 31 दिसंबर। तो आपको पता चला कि अभी आपने 7,000 का एक बिल पे नहीं किया हुआ, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट 7,000। तो ये इसकी एंट्रीज हो जानी थी। अब अगर आप जी सर ये 31 जनवरी को टेलीफोन एक्सपेंस हमारे पास एक हाथ पे रह जाएगा, तो ये 3500 नहीं आएगा। आप लोगों ने इधर एक्सपेंस को क्रेडिट कितने से कर दिया था? 6,000 से। अब डेबिट कितने से किया? कितना रह गया? तो 3500 ही आना ना। वो 6,000 तो पिछले साल का एक्सपेंस दिया ना आपने, इस साल का कितना दिया? 3500। तो अगर ये मैं रिवर्सल एंट्री ना डालता तो फिर मुझे यहाँ पे इनको कंबाइन करना पड़ना था। वहाँ पे फिर आप लोगों ने क्या एंट्री करनी थी? आपने कहना था जी पेमेंट हम कितनी करके आए हैं? 9,500। लेकिन आपने कहना था मैंने पुराने कितने पैसे दिए? 6,000। तो मैंने उससे लायबिलिटी कम करनी थी, एक्रूड एक्सपेंस डेबिट 6,000। बाकी आपको ने कहना था यार ये इस साल का एक्सपेंस है, तो वो मैंने इस तरह लिखना था। तो अगर ये रिवर्सल एंट्री ना डाली फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है इसमें पिछला कितना पे हुआ, इस साल का कितना हुआ। लेकिन रिवर्सल एंट्री का ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट आप सिंपल पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि पुरानी बुक के अंदर उसने प्रॉपर रिवर्सल एंट्रीज के थ्रू एंट्रियाँ कराई हुई थी। अभी इसके अंदर कुछ में रिवर्सल एंट्रीज हैं, कुछ में नहीं है। और अब प्रॉब्लम क्या आएगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप जाएंगे ना, उसमें अगर तो उसने क्वेश्चन पुराने वाले ही रखे तो फिर उनमें कईयों में रिवर्सल एंट्रीज डलती हैं, कई में नहीं डलती, वो फिर इशू आता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ रिवर्सल एंट्री को एक्सप्लेन करता जा रहा था। अच्छा, उसने अब यहाँ पे आपको कहा था इनके लेजर अकाउंट्स बना दें। तो अब एक आप लोगों का बनेगा टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट, तो एक आपका बनेगा एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट। जी अब पहले आ जाते हैं 2016 के ऊपर। तो पहले आपने पेमेंट की थी 30 अप्रैल को, उसके बाद 31 जुलाई को, उसके बाद 31 अक्टूबर को। अब पहली हमारी पेमेंट आई थी 5,000, अगली आपने पेमेंट की थी 7,500 और उससे अगली पेमेंट 8,500। जब आप लोगों का ईयर एंड आया तो आप लोगों ने ये एडजस्टिंग एंट्री एक डाली, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसकी डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा एक्रूड
एक्सपेंस के नाम से 6000, और एक्रूड एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगा टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से 6000। अब चूंकि ईयर एंड आ गया, अकाउंट्स क्लोज करना पड़ गए, तो टेलीफोन का टोटल बना था 27,000। तो SOCI लेकिन ये चूंकि आपकी लाइबिलिटी थी तो इसका क्या निकल आएगा? कैरी डाउन। और अगले ही दिन इस बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? ब्रॉड डाउन। तो 1 जनवरी 2017 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब आपको चूंकि मैंने कहा था रिवर्सल एंट्रीज के थ्रू अगर हम एंट्रीज करें तो फिर साल के पहले दिन ही रिवर्स करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2017 इसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से, और इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंस के नाम से। अब फिर आपने 4 पेमेंट्स की, ठीक है। अभी हम 2017 का बना रहे हैं, तो 31 जनवरी को, 30 अप्रैल को, 31 जुलाई को, 31 अक्टूबर को, और फिर ईयर एंड आएगा तो दिसंबर। जी, अब आप लोगों ने जो पहले पेमेंट्स की वो 4 पेमेंट्स हम लिख लेते हैं। अब जो आप लोगों ने पेमेंट की थी, पहली 2 पेमेंट्स थी 9,500 के हिसाब से, और अगली 2 पेमेंट्स थी 10,000 के हिसाब से। अब जब ईयर एंड आया तो हमें फिर पता चला कि हमारा तो एक्रूड एक्सपेंस निकल आया, तो फिर आप लोग क्या करोगे? टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करोगे, $7,000 से, और ये एक्रूड एक्सपेंस की किस तरफ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। 31 दिसंबर 2017। अब फिर आप उसी तरह अपना अकाउंट क्लोज कर लेंगे। तो 31 दिसंबर 2017 ये SOCI में चला जाएगा, और ये चूंकि आपकी लाइबिलिटी थी तो इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ये इसके अकाउंट बन जाने थे। ये मैच नहीं कर रहा टेलीफोन है वो अकाउंट पेज नंबर बोले, ये 128 वो 40,000 निकल रहा है, हमारा 46,000 नहीं। एक आप SOCI में देखें कितनी फिगर गई, 40 ही गई है। SOCI एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस जो लिख रहा है क्रेडिट साइड पे कितनी फिगर लिख रहा है? 40 है, हमारा भी 40 है। वो टोटल देखे ना, आप लोग रिवर्सल एंट्री वगैरह जब डालोगे तो उसके हिसाब से चेंज आता है ना। हाँ जी, वो लेकिन आपके एक्सपेंस देखे ना 40,000 ही निकला है, और उसने भी कितना दिया हुआ है। हाँ, तो वो SOCI की फिगर हमने तो वही निकालनी होती है ना। हाँ जी, हाँ, वो इसने जब पेमेंट की होगी ना, फिर उसने पेमेंट की एंट्री आप देखें ये की होगी, फिर उसने वो 2 अलग नहीं ना की, तो ये की होगी। जरा चेक करें 31 जनवरी की एंट्री,
सर कौन सा करना चाहिए, रिवर्सल या नॉर्मल? एक्चुअली वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पुरानी बुक के अंदर ना जितने भी चैप्टर थे सारे रिवर्सल के साथ ही उसने कराए हुए थे। अब इसके अंदर कुछ के अंदर उसने नहीं कराए, कुछ के अंदर जाके करा देगा, वो फिर वहाँ पे जाके आप लोगों को कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगी। अब अगर MCQs की मैं बात करूँ, ठीक है, तो MCQ के लिए रिवर्सल करें ना करें रिजल्ट आपके सेम ही आने हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप सिंगल अकाउंट बनाओगे रिवर्सल एंट्रीज में वैसे ज़रूरत कोई नहीं होती, या डायरेक्ट जब हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेंस वगैरह की उसमें भी ज़रूरत कोई नहीं पड़ती। तो इसलिए सिर्फ एंट्रीज की हद तक ही आपको थोड़ा फ़र्क फील हो रहा है। अदरवाइज आगे क्योंकि ना उसने आपसे लेजर अकाउंट बनवाने, उसने सिंपल आप लोगों को कहना एक्सपेंस की फिगर निकालो और वो T अकाउंट बना के सिंगल अकाउंट से निकल आएगा। अच्छा, प्रैक्टिस के तौर पे ना अब आप लोगों ने इसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 7, पेज है 140, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, ठीक है। यही दो बेशक कर लीजिएगा, करने को यानी वो रेपिटेशन ही है, वो करने को आप सारे कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस चैप्टर का जो मेन फोकस होगा ना वो आपके MCQs के ऊपर होगा, ठीक है। अब आप लोग की भी क्लास है और चलिए आप लोगों ने ना आज इसके पहले 15 MCQs ट्राई करके आने हैं, ठीक है। कल उनमें जो प्रॉब्लम होगी पहले मैं वो डिस्कस करके इसके आगे MCQs आपको डिस्कस करूंगा। हाँ जी, तो कल भी इंशाल्लाह सेम टाइम पे क्लास होगी। वो MCQs में नहीं होती, वैसे सवाल में डाल दें तो कोई फर्क नहीं। हाँ जी, वो बेशक आप डाल दें, कल है।